हमारा नेक्स्ट चैप्टर है टनल्स। अच्छा, अगर आप दिल्ली में हैं तो आपने मेट्रो में तो ट्रैवल किया होगा। तो ये जो मेट्रो ट्रेन चलती हैं वो अंडरग्राउंड पैसेज में चलती हैं, ठीक है। ये पैसेज क्या है? टनल। तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। टनल कैन बी डिफाइंड एज एन अंडरग्राउंड पैसेज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, गुड्स, वाटर, सीवेज, ऑयल, गैस एटसेट्रा। टनल क्या है? एक अंडरग्राउंड पैसेज है, ठीक है, जो किस काम में आती है? फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर यानी लोगों के ट्रांसपोर्ट में, गुड्स सामान के ट्रांसपोर्ट में, वाटर, सीवेज, ऑयल, गैस एक्सेट्रा। ठीक है, पैसेंजर और गुड्स तुमको पता ही है कि अगर अंडरग्राउंड कोई टनल बनी हुई है या कहीं हिल्स पे भी टनल बनी हुई है तो वो पैसेंजर या गुड्स के ट्रैवल में या ट्रांसपोर्ट में काम आएगी। वाटर कब काम आता है? जैसे कभी हिल्स में जब भी हाइड्रो पावर प्लांट बनाए जाते हैं तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है? टरबाइन। टरबाइन तक पानी पहुंचाने के लिए हमको पेन स्टोक की जरूरत पड़ती है। ये पेन स्टोक या तो पाइप होता है या हम टनल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो टनल क्या है? वाटर को कन्वे करने के लिए यूज की जा रही है। जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या है? बहुत ज़्यादा सीवेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीवेज कलेक्ट करते हैं, जो भी घर से निकलने वाला गंदा पानी है उन सबको कलेक्ट करके एक बड़े ड्रेन में हमको डालना होता है। तो ये जो पानी कन्वे करते हैं या तो हम बहुत बड़े बड़े पाइप बनाएं, ठीक है, कंक्रीट के या स्टील के, और या तो फिर हम अंडरग्राउंड टनल बना दें। उस अंडरग्राउंड टनल में उसी सीवेज को हम पास करें और वो सीवेज कहाँ जाएगा? बड़े से ड्रेन में जाके गिर जाएगा। ऑयल या गैस को स्टोर करने के काम में भी हम कैवन बनाते हैं अंडरग्राउंड, और या तो फिर एक जगह से दूसरी जगह एक तरह से ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हम टनल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो the operation and the construction are carried out underground without disturbing the ground surface. This operation is called as tunneling. तो जो टनलिंग करते समय हम ये कंस्ट्रक्शन करते हैं या ऑपरेशन करते हैं, ऐसे करते हैं कि ग्राउंड सरफेस में किसी भी तरह का इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि ग्राउंड में तो हमारी बिल्डिंग्स पहले बनी हुई है, ये जो हमारा ग्राउंड है इसके ऊपर हमने पहली बिल्डिंग वगैरह बना रखी है, रोड्स बनी हुई हैं, ठीक है। अब क्या है कि हमको इसके नीचे एक टनल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो ये जो टनल कंस्ट्रक्ट करते हैं वो ऐसे करते हैं कि ऊपर के सरफेस जो बिल्डिंग वगैरह है इनमें किसी तरह का इफेक्ट ना हो। क्यों? क्योंकि इनकी टनल कंस्ट्रक्ट करने में क्या हो रहा है? हम नीचे एक तरह से कैविटी क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर ये जो कैविटी इतनी ज़्यादा होगी कि बिल्डिंग के फाउंडेशन को ये इफेक्ट करने लग गई तो बिल्डिंग क्या कर जाएगी? कोलैप्स कर जाएगी। तो ये टनलिंग करते समय हमको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि ग्राउंड का जितने भी पहले से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हैं, ठीक है, ये सब में किसी भी तरह का इफेक्ट ना पड़े। तो इस मेथड को हम कहते हैं टनलिंग। ठीक है, एक तरह से टनल को कंस्ट्रक्ट करना। तो एडवांटेजेस क्या क्या है टनल के? पहला तो ये कि इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर ए लॉन्ग एंड सर्किटस रूट फॉर रीचिंग द अदर साइड ऑफ ए हिल। सपोज ये कोई एक सिटी है और दूसरी सिटी के बीच में एक ही हिल आ गया है। तो इन दोनों सिटीज को कनेक्ट करने के लिए या तो आप ये करेंगे कि हिल के अराउंड आप रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप हिल के अराउंड अगर आप रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपका रूट काफी लंबा हो जाएगा। सपोज अगर प्लान व्यू देखें तो आपका ये सिटी 1 है, ये सिटी 2 है, और उनके बीच पहुंचने के लिए आप रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीच में हिल है तो इसके अराउंड जाएंगे। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि इनके बीच में ही हिल में ही हम टनल कंस्ट्रक्ट कर दें सीधा स्ट्रेट। तो देखिए कितना ज्यादा पाथ हमारा कम हो जाएगा। तो टनल क्या करता है? एलिमिनेट द नीड फॉर लॉन्ग सर्किटस रूट। दूसरा, इट में बी इकोनॉमिकल टू प्रोवाइड ए टनल इंस्टेड ऑफ ए कटिंग पर्टिकुलर इन ए रॉकी टेरेन। रॉकी टेरेन में कटिंग करने की अपेक्षा अगर हम टनल कंस्ट्रक्ट कर दें तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकल होता है। सेम चीज सॉफ्ट रॉक वे इन हिल्स विद सॉफ्ट रॉक्स ए टनल इज चीपर देन ए कटिंग। ठीक है, हम कटिंग करके जो रोड बनाते हैं ऐसा ना करके हम डायरेक्टली टनलिंग कर दें। हम बड़ी बड़ी मशीनें लेके आते हैं टीबीएम जैसी, और वो क्या करती हैं? गोल गोल चल करके पूरा पूरा टनल बना देती हैं। तो ये थोड़ा चीपर हो जाता है, हमारे लिए सस्ता रहता है। इट प्रोवाइड्स ए रैपिड एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक तो ये रैपिड ट्रांसपोर्ट है, आप देखते ही मेट्रो में कि मेट्रो में ट्रैवल करने पर हमको कम टाइम लगता है बजाय हम ऊपर जब हाईवे में ट्रैवल करते हैं। और दूसरी चीज़, ये एक अनऑब्स्ट्रक्टेड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। जब आप हाईवे में चलते हैं तो आपको कई सारे सिग्नल्स का सामना करना पड़ता है और आपको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ेगी 1 मिनट 2 मिनट। लेकिन जब आप मेट्रो पर ट्रैवल करते हैं तो किसी तरह का सिग्नल विग्नल नहीं आते, आप सीधा एक रूट से दूसरे रूट जाते हैं। इसी तरह जब भी आप हिल्स में कहीं पर टनल बनती है तो टनल्स के बीच में हम लोग कहीं सिग्नल नहीं बनाते। टनल का पास एकदम स्ट्रेट रखते हैं और पूरा अनऑब्स्ट्रक्टेड रखते हैं, किसी तरह का सिग्नल वगैरह नहीं देते। A tunnel constructed under a river bed may sometimes prove to be more economical and convenient than a bridge। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम रिवर बेड के नीचे से टनल की खुदाई करें ताकि वहां से ट्रांसपोर्टेशन हो सके, बजाय एक ब्रिज बनाने की। क्योंकि ब्रिज बनाने में को बहुत ज्यादा कंक्रीट की आवश्यकता पड़ती है। तो जहां पर कंक्रीट पहुंचाना कठिन है तो हम क्या करते हैं? रिवर के बेड के नीचे से टनल बना देते हैं, कोई मटेरियल की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है। और क्या है? मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ए टनल इज कंसिडरेबली लोअर देन ए ब्रिज। ब्रिज में जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं स्टील का बनाएंगे या तो कंक्रीट का बनाएंगे। अब कंक्रीट की भी कोई एज है, ठीक है, कि वो 60 साल में उसको रिपेयर करना पड़ेगा। स्टील में भी क्या है? जंग लग जाती है, तो उनका मेंटेनेंस हमको कॉन्टिन्यूस करना पड़ता है टाइम टू टाइम। लेकिन टनल एक बार अगर हमने कंस्ट्रक्ट कर दी नीचे अंडरग्राउंड तो हमको उसमें सिर्फ शॉर्टक्रीट और रॉक बोल्टिंग करते हैं और उनकी एज काफी ज्यादा होती है, हमें वहां ज्यादा मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेंटेनेंस कॉस्ट हमारा कम रहता है टनल के केस में। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? पहला तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टनल इज कॉस्टली एज इट रिक्वायर्स स्पेशल कंस्ट्रक्शन मशीनरी एंड इक्विपमेंट। टनल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको स्पेशलाइज मशीनरी चाहिए होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम टनल बनाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? एक सरफेस के अंदर जा रहे हैं, अंडरग्राउंड। और अंडरग्राउंड जाने पर हमको रॉक्स मिलते हैं। तो रॉक्स क्या होते हैं?
रॉक्स होते हैं हार्ड, उनको तोड़ने में या उनमें एक्सकेवेशन करने के लिए हमको हैवी मशीन की जरूरत पड़ती है, और वो मशीन बहुत महंगी होती हैं। वो मशीन क्या रहती हैं, उन मशीन्स में लगे रहते हैं कटर्स, और वो रिवॉल्व करती हैं और रॉक्स को काटती हैं। इसमें हमको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लग जाती है, तो इसलिए वो मशीनरी और वो इक्विपमेंट काफ़ी महंगे रहते हैं। इसलिए टनल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको थोड़ा सा अपनी कॉस्ट ज़्यादा रखनी पड़ती है, तो ये कॉस्टली एक तरह से हमारा अंडरटेकिंग हो जाता है। दूसरी चीज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टनल इन्वॉल्व द यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एंड रिक्वायर्स एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड स्टाफ। अगर स्टाफ स्किल्ड नहीं है, अगर स्टाफ को नहीं पता है कि टनल में अंदर जाते समय क्या क्या हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, तो हम टनल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। हमको एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए होता है जो पहले से कहीं ना कहीं टनल बनाए, या इतना स्किल हो कि जान सके कि हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि हाईवे तो नॉर्मली लोग बनाते ही हैं, रेलवे बनाती हैं, तो ऊपर के जितने भी सरफेस कंस्ट्रक्शन जितने भी होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, वो जनरली हम लोग को पता है। बट अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए। ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाईवे इज क्विक देन ए टनल, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है आपका टनल बनाना। दूसरा है टनल अलाइनमेंट एंड ग्रेडियंट। हम कैसे रखते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, ग्रेडियंट कर सकते हैं। पहली चीज, अलाइनमेंट शुड बी स्ट्रेट एज फार एज पॉसिबल, सिंस नॉर्मली सच ए रूट वुड बी द शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल। जो हम टनल के अलाइनमेंट रखेंगे वो हम स्ट्रेट रखेंगे, क्यों, आपको अभी हमने दिखाया कि एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, बीच में हिल है, तो अगर आप टनल का अलाइनमेंट ही वेवी रख देंगे, वेवी मतलब कि घुमावदार, तो बात तो वही हो गई, आपने इतना बड़ा रूट बना लिया। अगर आप स्ट्रेट रखते तो आपको कम दूरी तय करनी पड़ती, आपको रॉक्स कम काटनी पड़ती, तो आपका खर्चा बच जाता, टाइम भी बच जाता। तो अलाइनमेंट शुड बी एज स्ट्रेट एज फॉर एज पॉसिबल। दूसरी चीज कि मिनिमम पॉसिबल ग्रेडियंट शुड बी प्रोवाइडेड। जो हम ग्रेडियंट बनाते हैं, जैसे सपोज ये आपका सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी है, ऊपर बिल्डिंग है या मंदिर है या कुछ भी है, ठीक है, और यहाँ पर आपको मेट्रो का ये है एंट्री पोर्टल और ये है एग्जिट पोर्टल, यानी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन आपको टनल ऐसे बनानी है ये। तो क्या है कि हम चाहेंगे कि जो ग्रेडियंट है वो मिनिमम हो, यानी अगर आप कंस्ट्रक्शन ऐसे कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि आपको ज़्यादा लंबा रूट तय करना पड़ गया, ग्रेडियंट यहाँ पर ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा लंबा रूट तय करना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे कि ये रूट कम से कम हो, जितना कम से कम ग्रेडियंट होगा हमारा रूट उतना छोटा होगा। लेकिन ये कम से कम इतना भी कम ना हो कि ऊपर के सरफेस को ही इफेक्ट करने लग जाए, हम एकदम से सरफेस से जुड़ा हुआ टनल नहीं बनाते। ठीक है, तभी आप देखते हैं कि जितनी भी मेट्रो की टाइल्स है वो लगभग 20 मीटर 30 मीटर की डेप्थ में होती है, ताकि ऊपर की खड़ी बिल्डिंग के फाउंडेशन पर भी असर ना हो, और बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं रखते, वरना हमको एक तो एक्सकवेशन का कॉस्ट हमारा बढ़ जाएगा, हमारा रूट लंबा हो जाएगा। ठीक है, जितना लंबा रूट होगा कॉस्ट हमारा उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि हमको उतना ज़्यादा रॉक काटना पड़ेगा। ठीक है। प्रॉपर वेंटिलेशन एंड एडिक्वेट लाइटिंग शुड बी प्रोवाइडेड इनसाइड द टनल। वेंटिलेशन होना चाहिए, क्योंकि देखो हाईवे में क्या है, वो तो ओपन एयर है, वहाँ वेंटिलेशन कोई दिक्कत नहीं है। जब हम अंडरग्राउंड जाते हैं तो वहाँ पर स्टैटिक एयर रहती है, तो हमको चाहिए वेंटिलेशन, वहाँ पर हाइजीनिक इन्वायरमेंट बन सके, इसलिए हम वहाँ पर वेंटिलेशन, वहाँ पर एयर फैंस लगाने पड़ते हैं, ताकि प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एयर बना रहे। और दूसरी चीज़, एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए। टनल्स के अंदर अंधेरा होता है, और हाईवे में चलेंगे तो वहाँ तो प्रकाश है, कोई दिक्कत नहीं है, और नाइट में क्या करते हैं, स्ट्रीट लाइट जला देते हैं। लेकिन टनल्स में क्या है कि परमानेंटली डार्कनेस रहती है, तो हमको वहाँ पर बहुत हैवी लाइटिंग लगानी पड़ती है, ताकि टनल्स को एकदम ब्राइट बनाया जा सके। तो प्रॉपर वेंटिलेशन एंड एडिक्वेट लाइटिंग शुड बी प्रोवाइडेड इनसाइड द टनल। ये वेंटिलेशन और लाइटिंग हम आगे भी पढ़ेंगे। द साइड ड्रेन्स इन ए टनल शुड बी गिवन ए मिनिमम ग्रेडियंट ऑफ 1/500 फॉर इफेक्टिव ड्रेनेज। क्या है कि टनल्स में जब भी ड्रेनेज के लिए यानी पानी वानी बरसे, तो उसके ड्रेन के लिए एक हम 1/500 का एकदम एक तरह से कहेंगे कि हल्का सा ग्रेडियंट देते हैं 1/500 का, ताकि ड्रेनेज हो सके। ठीक है। अच्छा, फिर आता है साइज एंड शेप ऑफ ए टनल। अब क्या है कि जैसे सपोज ये कोई आपका ग्राउंड है, ठीक है, और आप यहाँ पर एक छोटा सा टनल भी बना सकते हैं, और या तो आप एक बड़ा सा टनल भी बना सकते हैं। देखिए, छोटा टनल बनाने में जो ग्राउंड है उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप बड़ा टनल बनाएंगे तो इसके ऊपर का आसपास की रॉक क्या है, टूट करके गिर जाएगी। ठीक है। तो कहीं पर भी ग्राउंड में जब हम एक्सकवेशन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना छोटे से छोटा एक्सकवेशन करें, ताकि बाकी के सराउंडिंग ग्राउंड मास में ज़्यादा असर ना पड़े, जितने में हमारा काम चल जाए। सपोज जैसे हमको 5.5 मीटर की टनल बनाने में एक मेट्रो पास कर जा रही है, तो हम एक्जैक्टली 5.5 बनाएंगे, हम 10 मीटर की टनल नहीं खोद देंगे। ठीक है। तो साइज हम क्या करते हैं, कम से कम रखने की कोशिश करते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो। लेकिन अगर हमको मशीनरी कुछ बड़ी बड़ी लगानी है, जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रो पावर प्लांट में हमको बड़े बड़े टरबाइन और जनरेटर्स रखने पड़ते हैं, अब आपको उसको टनल के अंदर फिट करना है, तो आप 5 मीटर की टनल नहीं बना सकते, आपको 20-25 मीटर की हाइट की टनल भी बनानी पड़ जाती है, ताकि उस मशीन को आप उस टनल के अंदर ले जा सकें और फिट कर सकें। तो अब उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, उस केस में हमको बड़ा एक्सकेवेशन करना ही पड़ेगा। तो हम कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो हम क्या करते हैं आगे पढ़ेंगे, कि हमको अगर बड़ी टनल खोदनी है तो हम क्या क्या करें। तो साइज एंड शेप ऑफ ए टनल डिपेंड अपॉन द नेचर एंड टाइप ऑफ ग्राउंड।
एक तो पहली बात ये कि जो ग्राउंड है, अगर ग्राउंड अच्छा है, अच्छा ग्राउंड का मतलब क्या है कि जो रॉक है, जैसे हिल है, कोई पहाड़ी है, पहाड़ में कई तरह के रॉक रहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक हो गया है, इग्नियस रॉक हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक है, ये सब टाइप ऑफ रॉक्स है, ठीक है। तो अगर रॉक अच्छा है, मेटामॉर्फिक रॉक है या इग्नियस रॉक है, तो क्या है कि उसमें एक्सकवेशन करने पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, रॉक एकदम स्टैटिक रहता है, स्टेबल रहता है। तो हम वहां पर बड़े आकार का एक्सकवेशन कर सकते हैं, वहां पर टनल की साइज बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड वीक है, ठीक है, कैल्साइट रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है, तो क्या दिक्कत आएगी, जैसे ही हम टनल को एक्सकेवेट करेंगे तो ऊपर की रॉक गिरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो लूज रॉक है, ठीक है, वीक रॉक, कमजोर रॉक है। तो हम वहां पर बहुत ज्यादा बड़ा एक्सकेवेशन नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करता है साइज की, नेचर और टाइप ऑफ ग्राउंड कैसा है जिससे ये पास कर रहा है, एंड ऑल्सो ऑन वेदर इट इज डिजाइंड टू कैरी सिंगल और ए डबल कैरेज वे एंड रेलवे लाइन। अब जो हम हाईवे बना रहे हैं, अगर हमने उसको सिंगल कैरेज वे के लिए बनाया, यानी लगभग 3.5 मीटर के, अगर हमको सिर्फ उसके लेन विड्थ चाहिए, तो हम छोटी टनल बनाएंगे। अगर हमको उसमें ऐसी टनल बना रहे हैं जिसमें डबल कैरेज वे है, यानी कि एक तरफ जाने वाली गाड़ी, दूसरी तरफ जाने वाली गाड़ी, दोनों के लिए लेन बिछाना है, तो लगभग 7 मीटर की विड्थ चाहिए, तो हमको थोड़ा बड़ा एक्सकेवेशन करना पड़ जाएगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि हम जो टनल बना रहे हैं वो सिंगल कैरेज वे के लिए बना रहे हैं या हम डबल कैरेज वे के लिए बना रहे हैं। रेलवे लाइन्स मोस्टली सिंगल कैरेज वे के लिए होती हैं, क्योंकि रेलवे के लिए हम क्या है, जैसे रेलवे लाइन बिछाएंगे, तो हम क्यों डबल डबल लाइन बिछाएं, हम एक ही लाइन बिछाएंगे और उसी पर टनल बनाएंगे। अगर ट्रेन को इधर जाना होगा तो हम स्विच द्वारा बदल करके इस इधर इधर से पास कर देंगे और यहाँ वाली ट्रेन को दूर कहीं रोके रखेंगे, और जब इस वाली ट्रेन को आगे बढ़ाना होगा तो यहाँ वाली ट्रेन तब तक पास हो ही चुकी है, तो हम फिर से इसी रूट से निकाल देंगे। तो हमें क्या है, ज़्यादा बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ा टनल बनाने के लिए, हमने सिंपल एक रेलवे लाइन बिछाने के लिए छोटा सा टनल कंस्ट्रक्ट कर दिया, और ट्रेन को कंट्रोल रूम से रोके रखा जब तक पहली ट्रेन पास कर गई, उसके बाद उसी ट्रैक में दूसरी ट्रेन पास कर जाएगी। लेकिन हाईवे में क्या करते हैं, हमको हाईवे में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको डबल लेन बिछानी पड़ती है अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हमको बड़ी टनल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ जाती है। तो साइज और शेप इस पर भी डिपेंड करता है कि हम क्या बनाने वाले हैं। अच्छा, जो शेप ऑफ ए टनल है, द शेप ऑफ टनल शुड बी सच दैट द लाइनिंग इज एबल टू रेजिस्ट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द अनसपोर्टेड वॉल्स ऑफ ए टनल एक्सकवेशन। जो हम शेप बनाते हैं टनल का, ऐसे रखते हैं कि ये इटसेल्फ, यानी ये खुद से ही स्टेबल रह सके और हमें अलग से सपोर्ट सिस्टम लगाने की जरूरत ना पड़े। कम से कम, इसे लगाना तो हमको फिर भी पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम से कम लगाना पड़े। अब क्या क्या शेप हम यूज करते हैं टनल बनाते समय, ये भी हम देख लेते हैं नीचे। जैसे हमारे सर्कुलर टनल है तो ये वाटर और सीवेज के काम में आती है। इलेक्ट्रिकल शेप है वाटर सीवेज के लिए, हॉर्स शू रोड्स और रेलवे के लिए, आर्च रूफ वर्टिकल वॉल्स, पॉलीसेंट्रिक क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये शेप बने हुए हैं कुछ नीचे, ये है सर्कुलर। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन के भी काम में आती है, वाटर कन्वे करने के काम भी आती है। ये भी वाटर कन्वे आप देखते हो ना, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा, एक शेप हम यूज करते थे जब हम कंबाइंड सीवेज का इस्तेमाल करते थे, कंबाइंड सीवेज। उसमें क्या होता था कि बारिश का पानी भी हमको उससे ट्रांसपोर्ट करना है और सीवर का पानी भी ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम कुछ कंबाइंड सीवर बनाते थे, जैसे हम कहते थे एग शेप्ड सीवर। वो तो होता था कंक्रीट का, यहाँ पर हम डायरेक्टली टनल ही एग शेप्ड बना देंगे। दूसरा है इलेक्ट्रिकल क्रॉस सेक्शन, ये भी वाटर कन्वेंस के लिए है। हॉर्स शू, ये तो रेलवे लाइन या हाईवे के लिए होता है। वर्टिकल वॉल्स विद आर्च रूफ, ये भी हाईवे या रेलवे लाइन के लिए होता है। और साथ ही साथ जब भी हम हाइड्रो पावर प्लांट में हमको रखना होगा, पेन स्टोक बनाना होगा, या हमको टरबाइन या जनरेटर रखना होगा, तो वहाँ पर हम इस तरह का शेप बनाते हैं। और एक है बॉक्स टाइप क्रॉस सेक्शन, ये भी हाईवे रेलवे के लिए हो जाता है। तो ये कुछ शेप्स हैं टनल के। अब देख लेते हैं कि टेक्निक क्या इस्तेमाल करते हैं हम टनलिंग करते समय। पहला है कट एंड कवर मेथड। ठीक है, कट एंड कवर मेथड क्या है, यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं सबसे पहले तो। Hey guys, real quick, let me tell you about Udemy. Right now, they're having a Black Friday sale and देखिए, हमको यहाँ पर कहीं एक्सकवेशन बनाना है, ठीक है, ड्रॉ नहीं हो रहा। ठीक है, देखिए क्या है कि ये रोड है, देखिए चारों तरफ से पहले ब्लॉक कर दी गई है, और ब्लॉक करने के बाद क्या किया गया है, यहाँ पर ऊपर का जितना भी मटेरियल था उन सबको हटा दिया गया है, और यहाँ से एक्सकवेशन हम शुरू कर रहे हैं। अब एक्सकेवेट करने के बाद हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्लरी वॉल्स का निर्माण कर रहे हैं। क्या है कि हमने छोटे छोटे कॉलम बनाए कुछ सारे, और इनको जोड़ते चले जाएंगे लंबा। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें कवर स्लैब बिछाया। देखिए हमने कॉलम बनाया था, और कॉलम के ऊपर क्या किया, हमने स्लैब बिछा दिया। अब ये स्लैब सिर्फ उन कॉलम से टिका है, और उसके ऊपर हमने फिर से चढ़ाई और रोड बना दिया। और उसके बाद देखो यहाँ पर ये इस जगह पर एक ट्रक खड़ा है ना, इस जगह पर
हमने कहा यहाँ पर हमने ब्रेसिंग्स लगाई हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ऊपर की जितनी भी मिट्टी है उसको हटाया और कॉलम बनाए। कॉलम बनाने के बाद हमने क्या किया, ऊपर स्लैब रखी, और स्लैब रखने के बाद ऊपर हमने वापस फिर से हाईवे बना दिया जैसे पहले था। और उस हाईवे के बगल में हमने एक एंट्री टनल बना दी, ठीक है, एक्सेस टनल जिसे कहते हैं। उस एक्सेस टनल से हम क्या कर रहे हैं, इसके स्लैब के नीचे आए और हमने पूरा एक्सकेवेशन किया। अभी इतना बड़ा एक्सकेवेशन करने के साथ ही साथ हमने यहाँ पर ब्रेसिंग की, दोनों कॉलम्स के बीच में बड़े बड़े स्टील के ब्रेसिंग्स लगाए। क्योंकि आपने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि इन सीटू स्ट्रेस के नॉट काम करता है अंडरग्राउंड। ये के नॉट क्या होता है, ये जितना भी आसपास की सॉइल है उसको कैविटी के अंदर गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि पहले से ही इन सीटू प्रेशर लग रहा है इन सारी सॉइल्स में, और वो कैविटी में गिरने की कोशिश करेंगी। तो गिरने के लिए क्या है, ये कॉलम को तोड़ करके इस कैविटी में भर जाएंगी। तो हमने क्या किया, ब्रेसिंग लगा करके सबसे पहले तो अपने कॉलम को स्टेबलाइज किया और इतना प्रेशर बना के रखा कि अर्थ प्रेशर को ये काउंटर कर सके। अब हमने क्या किया, उसके बाद बॉटम स्लैब बनाया, सबसे नीचे वाला स्लैब जो देखने में बॉटम बनाया, और हमने ब्रेसिंग हटाई और स्ट्रक्चरल वॉल बना दिया। मेट्रो स्टेशन तैयार किया, ठीक है, ये भी तरह का टनल था। तो यहाँ पर कट एंड कवर मेथड था। तो कट एंड कवर मेथड में हमने क्या देखा कि जहाँ पर भी हमको टनल बनाना था हमने ऊपर से एक्सकेवेशन शुरू किया, ऊपर से एक्सकेवेट किया और स्लैब बना दिया। और उस स्लैब के बाद हमने ऊपर का जितना भी हाईवे पहले से बना हुआ था उसको वापस किया और एक साइड में एक्सेस टनल बनाया जिससे हम अंदर अपना एक्सकेवेशन जारी रखें और ऊपर गाड़ियाँ अपना चलती रहे। फिर हम धीरे धीरे अंदर एक्सकेवेशन करते गए, ऊपर से नीचे, और हम ब्रेसिंग लगाते चले गए ताकि हमारी वॉल्स गिरे ना। उसके बाद सबसे बॉटम स्लैब जो हमारा लोअर पोर्शन टनल का है हमने वो बिछा दिया, और उसके बाद हमने स्ट्रक्चरल वॉल्स बना करके एक मेट्रो स्टेशन तैयार कर दिया। तो ये था हमारा कट एंड कवर मेथड। अगला क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले तो कट एंड कवर क्या है, दिस इज अ सिंपल मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ए शैलो टनल। क्योंकि आप यह देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा सकते, वरना आप ऊपर से कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम जितना डीप जाते जाएंगे अर्थ प्रेशर उतना ज़्यादा लगता जाएगा। आपने पढ़ा था ना अर्थ प्रेशर कैसे लगता है, ये अर्थ प्रेशर लगता था सॉइल में। रिटेनिंग वॉल, जब हम रिटेनिंग वॉल पढ़ा करते थे, रिटेनिंग वॉल में अर्थ प्रेशर लग रहा है। अब जितना हम डीप में जाएंगे अर्थ प्रेशर उतना ज़्यादा होता जाएगा, तो उसके लिए हमको ब्रेसिंग उतनी ज़्यादा लगानी पड़ जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए हम सिर्फ शैलो टनल्स पे ही कट एंड कवर मेथड यूज़ करते हैं। जब हमको डीप जाना होगा तो हम दूसरे मेथड अपनाएंगे, देखेंगे अभी क्या है वो। So a trench is excavated and covered with slab strong enough to carry the load of which it is to build above the tunnel. तो ट्रेंच एक्सकेवेट करते हैं और उस स्लैब से कवर कर देते हैं, और वो स्लैब इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि ऊपर से जितने चलने वाली गाड़ियां हों उन सबका लोड वो स्लैब सह सके, ठीक है। यानी जो गाड़ियां पहले ग्राउंड पे चल रही थी वो अब उस स्लैब में चल रही होंगी और उसके नीचे टनल होगा। तो ये हमारा कट एंड कवर मेथड। अगला मेथड है ड्रिल एंड ब्लास्ट टनलिंग। ड्रिल एंड ब्लास्ट क्या है, इसके लिए भी यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं। The first step undertaken in this project is Hello, welcome to the postgraduate program in Artificial Intelligence and Machine Learning offered by the University. creation of approach roads to sites of operation. Base camp is set up at a suitable location near project site, followed by site office. For every tunnel to be constructed, operating sites are identified and set up by installing necessary infrastructure, machinery and equipments. Before actual tunneling process starts, false tunnel section is excavated and RCC lining is done, and then actual tunnel excavation begins. Actual tunneling starts with portal construction, with size greater than actual tunnel size. ठीक है, देखा तो आपको यहाँ पर दिखाया गया कि एक चेनाब टनल बनाने वाले थे, उसके लिए हमने 4 टनल्स बनाई। तो सबसे पहले टनल स्टार्ट करने से पहले हमको पोर्टल बनाना पड़ता है। ये पोर्टल क्या है, एक्सेस, जहाँ से हमको टनल स्टार्ट करने वाले हैं। तो एंट्री पॉइंट टनल का एक पोर्टल होता है और एग्जिट पॉइंट टनल का एक पोर्टल होता है। तो पोर्टल बनाने सबसे पहले हमने क्या किया कि हल्की सी मिट्टी हटाई और उसके बाद हमने शॉर्ट क्रेटिंग कर दिया। शॉर्ट क्रेटिंग क्या होता है कि थिक सीमेंट एग्रीगेट पेस्ट रहता है जिसको हम स्प्रे करते हैं। ये स्प्रे करके हमने सामने जितने भी वॉल है उसको स्टेबलाइज कर दिया ताकि रॉक्स गिरे ना, ताकि मिट्टी अब वापस ना गिरे, और हमने कंक्रीट से एक स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब ये पोर्टल आप देख रहे हैं कि ऊपर से एक अम्ब्रेला टाइप का हमको वो मिल गया, शील्ड मिल गई। अब इसके अंदर हम अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे पोर्टल के अंदर, और ऊपर वाले जितने भी रॉक्स अब हम पर नहीं गिर पाएंगे। Pipe for pouring with high pressure cement grouting is done for roof stabilization.
रूफ स्टेबलाइजेशन किया। रूफ क्या होता है? छत टनल का जो ऊपर का पोर्शन है। अब क्या है कि जब हम यहाँ से एक्सकेवेशन करने जा रहे हैं तो एक्सकेवेशन करने से पहले ऊपर के जितने भी रॉक्स हैं उनको स्टेबल करने के लिए हमने पहले ड्रिलिंग किया वहां पर, जैसे आप सफेद सफेद देख रहे हैं, ड्रिलिंग किया और हमने उसमें सीमेंट पेस्ट भर दिया, जैसे हम कहते हैं ग्राउट। हमने ड्रिल किया और ग्राउट भर दिया। अभी ग्राउट क्या है? सीमेंट पेस्ट है जो जम जाएगा थोड़ी देर में और आसपास की मिट्टी को या रॉक को पकड़ के रखेगा। And then, actual face drilling starts with twin boom jumbo drill machines, followed by charging and blasting with explosive drilling. Blasting is carried out from center in small units for a distance of 10 to 15 meters, creating pilot holes. Eventually, the full shape and size of the tunnel is achieved. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक जंबो मशीन रहती है। जंबो मशीन क्या करती है? ड्रिल करती है और उसके बाद हम उसमें जो चार्ज है, चार्ज क्या है? एक्सप्लोसिव। जितने भी ड्रिल होल्स थे हमने उसमें चार्ज बिछाया। जंबो मशीन ने पहले ड्रिल किया, ड्रिल करने के बाद जितने भी छेद बने उन सब में हमने एक्सप्लोसिव भर दिया। उसके बाद हमने उसमें स्टेमिंग कर दी। स्टेमिंग मतलब कुछ पैकेट्स रहते हैं जो कि उस छेद को बंद कर देते हैं, जो वाटर के होते हैं या कैल्शियम कार्बाइड के होते हैं। पैकेट्स हमने बंद कर दिया और हमने डेटोनेटर, जो हमारे पास मशीन रहती है, कहीं दूर जा करके हमने डेटोनेटिंग किया। डेटोनेटिंग से क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ और जो आसपास की जितनी भी सॉइल सब टूट गई और वहां पर कैविटी क्रिएट हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं? ड्रिल कर रहे हैं और ब्लास्ट कर रहे हैं। ड्रिल, चार्जिंग, स्टेमिंग एंड ब्लास्टिंग। And then, actual face drilling starts with twin boom jumbo drill machines, followed by charging and blasting with explosive drilling. Blasting is carried out from center in small units for a distance of 10 to 15 meters, creating pilot holes. Eventually, the full shape and size of the tunnel is achieved. Now, repetitive tunneling method begins. Geologists and surveyors analyze class of rock after every round of blasting operation and find Q value and RMR value. Depending on the class of rock, rest of tunneling steps to be undertaken is formulated. Geologists and surveyors collect data with help of profiler machine and plot them on paper. Charging patterns change with change in rock class. ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो जियोलॉजिस्ट है वो आगे देखते हैं कि आगे की रॉक कैसी है। उसके लिए वो कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे क्यू और आर बार, ये दो क्लासिफिकेशन होते हैं ग्राउंड के या मान लीजिए रॉक के। ठीक है, क्यू वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो रॉक उतनी अच्छी होगी और उसको तोड़ने के लिए हमको एक्सप्लोजिव उतना ज़्यादा भरना पड़ेगा। और क्यू वैल्यू जितनी छोटी होगी रॉक उतनी वीक होगी और हमको कम एक्सप्लोजिव यूज़ करना पड़ेगा। और उसी हिसाब से हम जो पैटर्न है ब्लास्टिंग का, जो ड्रिलिंग का पैटर्न ये बता रहा है, उस ड्रिलिंग का पैटर्न भी वैसे डिसाइड करेंगे। अगर हमको ज़्यादा एक्सप्लोजिव की जरूरत पड़ेगी तो हमको ज़्यादा ड्रिल करने पड़ेंगे और ज़्यादा एक्सप्लोजिव भरने पड़ेंगे। और क्यू वैल्यू अगर कम है यानी रॉक हमारी सॉफ्ट है तो हम कम ड्रिल करेंगे और कम एक्सप्लोजिव भरेंगे। ठीक है, Based on this data, drilling and blasting pattern is prepared. Drilling and blasting is carried out as per design pattern. These, along with charging pattern, is the heart of successful tunneling. It is followed by defuming for about 30 minutes. ये हम वेंटिलेशन कर रहे हैं, जितनी अंदर गैसें निकली उन सारी गैस को वेंटिलेट करके हम बाहर निकालेंगे। ये गैसें क्यों बनी? क्योंकि हमने एक्सप्लोजिव डाला है। एक्सप्लोजिव क्या करते हैं? फॉल गैसेस जनरेट करते हैं। ठीक है, जब भी कहीं ब्लास्ट होगा तो आपको पता ना कि सल्फर वाली सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जनरेट हो जाती हैं जो हार्मफुल रहती हैं। तो ब्लास्ट करने के बाद अंदर घुसने से पहले हमको ये सारी गैसेस बाहर निकालनी है, इसलिए हम वेंटिलेशन करते हैं। Water is sprayed all over blasted surface to settle dust and to reveal cracks and fractures. अब हम पानी डाल करके जितने भी क्रैक्स एंड फ्रैक्चर्स है वो रिवील करते हैं कि कहाँ कहाँ क्रैक्स बन गए हैं और जितने भी डस्ट है उसको नीचे ले आए। Next step is mucking. Once muck is removed, use और ये जो ब्रोकन स्टोन्स मिल के आए, जो बने ब्रोकन स्टोन, जब हमने ब्लास्ट किया तो ये देख रहे हैं ब्रोकन स्टोन्स बन गए जो आगे टनल के आगे गिर गए। इनको हम कहते हैं मक। ठीक है, और इसको हटाने की क्रिया को हम कहते हैं मकिंग। excavator. Geologists and surveyors again evaluate region, provide support system design, and collect data for the next blast. Primary shotcreting is done with robo-arm shotcret machine. अब जो पार्ट एक्सकवेट हो गया है उसमें हम क्या कर रहे हैं? शॉर्टकिट बिछा रहे हैं। शॉर्टकिट क्या है मैंने Rock बताया hole drilling and शॉर्टकिट आपका सीमेंट का पेस्ट रहता है, जिसमें हाई सीमेंट रहता है और एग्रीगेट रहते हैं एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स के, और इसको हम स्प्रे करते हैं पूरे टनल के चारों तरफ। और ये आधे घंटे के अंदर ये शॉर्टक्रीट क्या होता है? जम जाता है और जमने के बाद ऊपर के जितने भी रॉक है उनको गिरने नहीं देता नीचे। तो ये जितना भी आप ग्रे कलर का सराउंडिंग देख रहे हैं ये सब शॉर्टक्रीट किया हुआ है, स्प्रे किया हुआ है। ये स्प्रे आधे घंटे में जम गया और आसपास के रॉक को स्टेबलाइज कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि ड्रिल करके रॉक बोल्ट्स लगाएंगे। grouting is done as per rock bolt design given by geologists. Depending on rock class, plates are fixed and bolted and predefined amount of torque. देख रहे हैं आप, इन्होंने क्या किया? एक लंबी रॉड, लगभग 2 से 3 मीटर की रॉड होती है, उसको उन्होंने शॉर्टकट के ऊपर से स्क्रू कर दिया और उसके बाद सबसे बाहर से टाइट कर दिया। इसे कहते हैं रॉक बोल्ट। तो ये जो रॉक बोल्ट होते हैं और ये जो शॉर्टकट देख रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं टनल सपोर्ट सिस्टम। ये सपोर्ट कर रहे हैं रॉक को गिरने से। Is applied.
Rock bolts are then tested for load-bearing capacity after 15 days. As per requirement and based on geological evaluation done by geologists earlier, preliminary support structures like wire mesh or lattice girder may be erected, after which final layer of shotcreting वायर मेश और लैटिस गर्डर ये भी सपोर्ट सिस्टम है। तो सपोर्ट सिस्टम में क्या है, शॉर्टक्रीट भी हो गया, वायर मेश भी हो गया, स्टील गर्डर्स भी हो गए, ठीक है, रॉक बोल्ट्स हो गए, ये सारे आपके is done. सपोर्ट सिस्टम हो। The process is then repeated for next round of blasting as per the requirement. Monitoring of critical aspects with instruments such as extensometer, pressure cell and load cell are carried out after every 10 meters of tunneling. If there are any variations or problems, adequate steps are taken to correct them, like changing support and so on. Following this methodology, tunnels 6, 10 and 11 are being constructed from both ends, while tunnel देखिए अब यहाँ पर दिखा रहा है कि ये एक टनल T6, T10, T11, ये जो टनल का कंस्ट्रक्शन है ये दोनों एंड से किया गया। अब देखिए आपको T6 यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी T6 है। तो क्या किया कि यहाँ से भी ड्रिलिंग ब्लास्टिंग स्टार्ट की और यहाँ से भी ड्रिलिंग ब्लास्टिंग स्टार्ट की और दोनों आकर के बीच में कहीं जुड़ गए। अगर हम एक ही तरफ से स्टार्ट करते तो हमको ज़्यादा टाइम लगता, ठीक है, यहाँ तक पूरा आने में। अब दोनों तरफ कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। आधे लोग यहाँ लगे हैं ड्रिलिंग ब्लास्ट करने में और आधे लोग दूसरे छोर पे लगे ड्रिलिंग ब्लास्ट करने में। तो हमको आधे टाइम में ही पूरी टनल कंस्ट्रक्ट हो गई। इसी तरह T6, T11, T10 ये बता रहे हैं कि हमने 9 and 12 are being constructed from one end. T9 छोटी In case of tunnel construction from both sides, when 10 meters is remaining in between, a central hole is drilled from one side to the other to check and maintain alignment. Then one side is closed and digging is completed from the other side. For rock class 3 and above, the tunneling is done first with heading, and then in the same process, benching is completed. ये हेडिंग और बेंचिंग क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। Once tunnel has been excavated from one end to the other, entire tunnel is cleaned. Geologists evaluate and survey once more. Gantries are introduced into tunnel if possible, from upward direction to downward direction. Geotextile membrane and waterproof membrane are fixed to a certain no seepage water comes after lining. Kicker gantry pours concrete on मेम्ब्रेन बिछाई, ठीक है। ये जो टेक्सटाइल मेम्ब्रेन क्या है, वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन है कि जो भी पानी वानी अगर होगा तो ये वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन से बाहर ही रहेगा, ये टनल के अंदर नहीं गिरेगा। और इसके बाद ये क्या करेंगे, इसके ऊपर फिर से कंक्रीट two sides, creating side slabs. Perforated PVC pipes are embedded into them. Then kicker gantry moves forward. Main gantry is then fixed, which pours concrete by pumping and completes concreting process. कंक्रीटिंग करनी है। Once entire tunnel is completed, kicker gantry and main gantry are dismantled. After that, floor is washed and cleaned. RCC concrete is poured. In this way, kicker arch and invert concreting are completed. All the portals are finally stabilized with required support measures to ensure no loose fall occurs. Due to adverse geological and weather conditions, safety plays a critical role. ठीक है, तो ये ड्रिल एंड ब्लास्टिंग क्या है, कैसे करते हैं, ये तो आपने देख लिया। इसका दूसरा वाला वीडियो आप खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। तो ड्रिल एंड ब्लास्ट एक्टिवेशन कैन बी यूज्ड इन जियोलॉजी रेंजिंग फ्रॉम हार्ड रॉक विद अ लो स्ट्रेंथ। अगर हार्ड रॉक है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम है तो हम क्या करेंगे, ड्रिल एंड ब्लास्ट एक्टिवेशन यूज करेंगे। इसके अंदर आता है ड्रिलिंग। मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, एक जंबो मशीन रहती है, वो ड्रिल करती है खूब सारे होल्स पैटर्न के अनुसार। तो ड्रिलिंग जंबोज गो टू द टनल फेस एंड ड्रिल ए सेट ऑफ होल्स इन द पोर्शन टू बी टनल्ड। उसके बाद हम करते हैं चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब क्या है कि इन होल्स में हम एक्सप्लोजिव भरते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है स्टेमिंग। स्टेमिंग का मतलब क्या है कि इन होल्स को बंद कर दिया जाता है। होल्स आर क्लोज्ड विद द पैकर्स टू बिल्ड हाई प्रेशर इनसाइड द होल। अब अगर पैकर्स के द्वारा हम होल्स को बंद कर देंगे तो जैसे ही अंदर ब्लास्ट होगा तो जितनी गैस है वो अंदर ही कंफाइंड रह जाएंगी और उतना हाई प्रेशर और हाई थ्रस्ट क्रिएट करेंगे कि आसपास की रॉक सब टूट जाएगी जैसे ही ब्लास्ट होगा। अगर यहाँ पर हम स्टेमिंग ना करते, होल्स को खुला छोड़ दिए होते, तो जो गैस है वो तुरंत उस होल से बाहर निकल जाती और उतना प्रेशर क्रिएट ना कर पाती जितने में रॉक टूट जाए। तो इसलिए हम स्टेमिंग करते हैं। उसके बाद होता है डिटोनेटिंग। ये क्या है, द ब्लास्टिंग इज डन विद द डिटोनेटर्स व्हिच कंटेन स्मॉल एक्सप्लोजिव टू इनिशिएट द ब्लास्ट फ्रॉम फार अवे फ्रॉम द टनल। हम टनल से कहीं दूर जाते हैं और हमारे पास एक लीवर जैसा रहता है, ठीक है। हम उस लीवर को दबाते हैं और जहां पर हमने चार्जिंग की है, जहां पर हमने एक्सप्लोजिव भरा है, वहां तक वायर पहुंचा करके हमने कुछ डेटोनेटर्स लगा रखे हैं। उन डेटोनेटर्स में स्मॉल एक्सप्लोजिव होते हैं जो इनिशिएट करते हैं जो बड़े एक्सप्लोजन को। तो ये हमारा हो गया डिटोनेटिंग। फिर होता है वेंटिलेशन। अभी आपने देखा ही था, द ब्लोअर्स एंड एग्जॉस्ट फैंस आर यूज्ड टू ब्लो आउट द फॉल गैसेस जनरेटेड आफ्टर ब्लास्ट सो दैट पर्सन्स में एंटर द टनल। और फिर है मकिंग। मकिंग क्या है भाई, ब्रोकन स्टोन्स। जैसे हमने ब्लास्ट किया तो सारे स्टोन नीचे गिर के सामने मेड ड्यू टू द ब्लास्ट और कॉल्ड मक विच आर रिमूव फ्रॉम द टनल। इनको टनल से हटा दिया जाता है। और फिर हम करते हैं सपोर्ट सिस्टम। सपोर्टिंग ए सुटेबल सपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रॉक बोल्ट और शॉर्टक्रीट एटसेट्रा आर इंस्टॉल्ड टू स्टेबलाइज द टनल। तो ये प्रोसेस होते हैं ड्रिल एंड ब्लास्ट टेक्निक में। तो पहले हमने पढ़ा था कट एंड कवर, उसके बाद हमने दूसरा मेथड पढ़ा ड्रिल एंड ब्लास्ट। फिर आता है हमारा पार्शियल फेस बोरिंग मशीन और रोड हेडर, ठीक है। ये जो डायग्राम देख रहे हैं, बड़ी सी मशीन जो है ये होती है रोड हेडर। तो ये रोड हेडर में ये आगे लगा रहता है कटर हेड, ठीक है।
ये कटर हेड है जिसमें खूब सारे छोटे छोटे कटर्स लगे हुए हैं। ये क्या करेगा, ये घूमेगा और ये घूम के टनल के फेस को काटेगा, और जितना भी ब्रोकन रॉक स्टोन्स गिरेगा नीचे, वो क्या होगा, वो यहाँ पर ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं, ये लीवर्स ये रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करके क्या होगा कि जितने भी स्टोन है ये सब इसके अंदर चला जाएगा बेल्ट में, एक दूसरा तरफ इधर लगा हुआ है, ये भी उल्टे साइड रिवॉल्व करेगा। तो ये रिवॉल्व करके क्या कर रहे हैं, ये जो ब्रोकन स्टोन है ये अंदर कन्वेयर बेल्ट में ले जा रहे हैं और जो कि बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये आपका रोड हेडर होता है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, तो वीडियो भी देख लीजिए पहले। ये रोड हेडर काम करता है। निकले तरह से क्या कर रहे हैं, ये ऊपर के रॉक से काट रहे हैं और नीचे गिराते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है कि इसने फुल फेस एक्सकेवेशन नहीं किया, इसने नीचे से स्टार्ट किया काटना। ठीक है, ये जो दांत है जो एकदम काट रहे हैं सारी रॉक को, ये नीचे से स्टार्ट करता है और ये गोल गोल घूम करके ऊपर तक आता है ऐसे करके। तो ये क्या कर रहा है, पार्शियल फेस एक्सकेवेशन कर रहा है एक बार में। ठीक है, ये एक बार में पूरे के पूरे फेस को नहीं खोद रहा, नीचे से स्टार्ट करता है और खोता खोता तक ऊपर पहुंच के पूरा का पूरा टनल एक्सकेवेट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पार्शियल फेस बोरिंग मशीन। क्यों, क्योंकि हम एक बार में पूरा का पूरा फेस टनल का नहीं खोदा है। जैसे हमने ड्रिल एंड ब्लास्ट ऊपर देखा था कि हमने पूरा पूरा चार्ज लगा दिया एक बार में और दूर से जाकर के डिटोनेट किया, और चार्ज ने क्या किया, पूरा पूरा टनल फेस एक बार में निकाल के बाहर कर दिया। पार्शियल फेस बोरिंग मशीन या रोड हेडर क्या कर रहा है, नीचे से स्टार्ट कर रहा है और एक एक लाइन करके पूरा टनल का फेस कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जैसे हम कहेंगे पार्शियल फेस बोरिंग मशीन। और इट इज ईजियर फॉर दिस मशीन टू प्रोड्यूस ए स्मूथ सरफेस टू द एक्सकेवेटेड एरिया फ्रॉम ए सिंगल स्टैंडिंग पोजीशन। अभी एक पोजीशन में खड़ा रहता है और इसका जो आर्म है वो मूव करके पूरे टनल के फेस को एक्सकेवेट करता है। जो ड्रिल एंड ब्लास्ट में देखा था कि जब एक्सकेवेशन हुआ तो ऊपर का जो, या जो हम कहेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ टनल, इतना स्मूथ नहीं रहा। क्यों, क्योंकि कुछ बड़े पत्थर है जो टूट के नीचे गिर गए। तो जो प्रोफाइल हमको चाहिए थी, अब सपोज टनल की प्रोफाइल हमको ऐसे चाहिए थी, ठीक है, और हमने ड्रिल एंड ब्लास्ट किया तो क्या हुआ कि यहाँ पर कोई एक ब्रोकन स्टोन था, और जैसे ही हमने यहाँ का ब्लास्ट किया तो ये जो स्टोन है नीचे गिर गया। तो हमको टनल प्रोफाइल कैसे मिली, ऐसे जाके मिली। फिर ये प्रोफाइल हमको मिली। क्यों, क्योंकि ये ड्रिल एंड ब्लास्ट करने पर क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ पत्थर था जो नीचे गिर गया और हमारी प्रोफाइल रिक्वायर्ड प्रोफाइल जैसे नहीं दिख रही, और हमको एक स्मूथ सर्कमफ्रेंस नहीं मिल पाया। रोड हेडर क्या करता है, वो एक एक लाइन से काटता है और जितना सर्कमफ्रेंस हमको चाहिए एग्जैक्टली उतना ही एक्सकेवेशन करके ये बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर हमको एक स्मूथ सरफेस मिल जाता है। अब ये जो अगर हम रोड हेडर के ऊपर शील्ड लगा दें, जैसे यहाँ पर शील्ड लगा दिया है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं शील्डेड रोड हेडर। अब क्या है कि अंदर जितने लोग इस रोड हेडर में बैठे होंगे उनके लिए ऊपर से शील्ड है, कोई भी ऊपर से रॉक गिरता है इसकी खुदाई करते समय तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमने एक शील्ड लगा दी रोड हेडर के ऊपर। अब अगर हम रोड हेडर के ऊपर शील्ड लगा देते हैं तो इसे हम कहते हैं शील्डेड रोड हेडर। और जब इस रोड हेडर से हम टनलिंग करते हैं तो उसे हम कहते हैं शील्डेड टनलिंग। ठीक है, जो ऊपर टनलिंग कर रहे थे वो थी अनशील्डेड टनलिंग, ये है हमारी शील्डेड टनलिंग। दूसरा होता है हमारा टनल बोरिंग मशीन। ठीक है, तो पहले हमने कट एंड कवर पढ़ा, फिर ड्रिल एंड ब्लास्ट पढ़ा, फिर रोड हेडर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे टनल बोरिंग मशीन। टनल बोरिंग मशीन क्या होती है, ये बड़ी सी मशीन रहती है, देखिए यहाँ पर ये कितनी लार्ज मशीन है। ठीक है, ये इसका कटर हेड है। इस कटर हेड में ये छोटे छोटे रोलर कटर्स लगे हुए हैं, ये सब कटर्स हैं। अभी क्या करती है मशीन, इतने डायमीटर की टनल कंस्ट्रक्ट कर देगी एक बार में। ठीक है, यानी हमको जहां पर भी टनल कंस्ट्रक्ट करना है वो पूरी पूरी मशीन इंस्टॉल करेंगे और ये मशीन करेगी रिवॉल्व, और जितने भी कटर हेड से वो क्या करेंगे, आगे की रॉक को काटते जाएंगे और जितना भी मग बनता जाएगा वो पीछे निकालते जाएंगे। कैसे काम करती है इसका भी वीडियो देख लीजिए। After completion of the first bore, the machine is turned and then drives the second bore parallel to the first. The local geology comprises mainly clay, argillite, sandstone, and limestone. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टनल को कंस्ट्रक्ट करना था एक सिटी से दूसरे सिटी, ठीक है, और ये कुछ प्रोफाइल है जहाँ पर वो टनल बनाने वाला है। अब इस प्रोफाइल में तरह तरह के रॉक्स हैं, कहीं ग्रे सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, क्ले है, ठीक है। अब ये अलग अलग जो स्टोन्स है या रॉक है इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो टीबीएम क्या करती है, ये स्टार्ट करती है और जैसे जैसे रॉक आती आती है वैसे वैसे इसमें अपने आप कटर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर आगे की रॉक हार्ड है तो क्या करेंगे कि हार्ड कटर्स लेके आएंगे अच्छी स्ट्रेंथ वाले, आगे की रॉक सॉफ्ट है तो हम सॉफ्ट कटर्स लेके आएंगे। तो क्या है कि टीबीएम जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमको जितनी जैसी भी प्रोफाइल मिले हम उस हर प्रोफाइल में अपना टीबीएम मूव करा सकते हैं और हमको एक कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन मिल पाएगा।
A particular challenge is posed by strata containing methane. The machine has been specially equipped to deal with this problem. The S574 is an EPB shield with an outer diameter of 15.55 meters and an overall length of 120 meters. 120 मीटर लंबी है ये टीबीएम। With its rotating cutting wheel, the tunnel boring machine removes the material at the tunnel face. A screw conveyor then moves the excavated soil to conveyor belts behind the EPB shield. ठीक है, नीचे देखिए यहाँ पर ये क्या है, स्क्रू कन्वेयर से While all जितना this is भी going मक on, बन रहा है ये hydraulic cylinders निकाल continuously करके drive the ऊपर से tunneling machine हटा दिया forward. जाएगा। Protected by the shield skin, the reinforced concrete segments are set in place. और जब ये मूव करती है तो क्या है, पीछे कंक्रीट के सेगमेंट्स लगाते जा रहे हैं जो ऊपर की रॉक को स्टेबल करने के लिए। तो अब देख रहे हैं कि जब टीबीएम ये इतनी बड़ी सी मशीन एक्सकेवेट किया, आगे बढ़ा और पीछे एक लाइन कंक्रीट की रिंग लगा दिया। कंक्रीट की रिंग क्या करेगी, सॉइल को या रॉक को अपनी तरफ रखेगी, नीचे गिरने नहीं देगी। When a complete ring has been built, the machine is able to push off from the newly installed tunnel ring and continue boring into the ground. अब यहाँ पर देखिए ये जैक्स लगे हैं, जैसे ही ये रिंग बनाई इस रिंग पर इन जैक सपोर्ट किए और थोड़ा सा सपोर्ट लेकर के मशीन आगे बढ़ गई और आगे का पोर्शन काट दिया। फिर जितना मक होगा उतना हटाएगी, फिर ये जैक पीछे जाएंगे और जो जगह मिलेगी हम वहां पर फिर एक और रिंग लगा देंगे। The 105-meter long backup houses all the logistics equipment needed to operate the entire system. All the key information with the current tunneling parameters is fed into the central control cabin. Here it is visualized on screens for the TBM operator, who is able to monitor the largely automated process. बाकी वीडियो आप देख लीजिएगा। तो टीबीएम मशीन क्या होती है? TBMs are often designed for a specific project that is with a specific diameter in order to cope with certain ground conditions. ठीक है, तो क्या है कि जैसे अगर हमको पता है कि दिल्ली मेट्रो में 5.5 मीटर की टनल बनानी है तो हम क्या करेंगे, इतने मीटर इतने डायमीटर की हम एक टीबीएम मशीन बनाएंगे और उसको हम इंस्टॉल कर देंगे जो एक लंबा सा सुरंग बनाती चली जाएगी। ठीक है, द डायमीटर ऑफ ए टीबीएम रेंजेस फ्रॉम स्मॉलर देन 1 मीटर टू इवन लार्जर देन 15 मीटर। अब ये डायमीटर इतना वेरिएबल है कि हम 1 मीटर से छोटी टनल भी बना सकते हैं और 15 मीटर से ज़्यादा डायमीटर की टनल भी बना सकते हैं। तो टीबीएम की वैरायटी कितनी ज़्यादा हो गई। और इट हैज एडवांटेज ऑफ फुल फेस एक्सकेवेशन इन वन गो। अब जैसे रोड हेड हम देख रहे थे ना कि हमको एक एक लाइन जाकर एक्सकेवेट कर रहा था, टीबीएम में क्या है कि पूरा का पूरा डायमीटर का टनल एक बार में एक्सकेवेट कर दिया। बस का डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा कि हमको हमेशा सर्कुलर टनल ही मिलेगी। अब हमको चाहिए अगर स्क्वायर फेस चाहिए टनल का तो हमको स्क्वायर फेस नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी टीबीएम तो सर्कुलर ही है, ये हमेशा गोल गोल ही घूमेगी। तो जो टनल की प्रोफाइल मिलेगी वो हमेशा सर्कुलर ही मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ 4 टेक्निक्स थी जिससे हम टनलिंग करते हैं। इसके बाद आता है मेथड्स ऑफ टनलिंग। अब किस किस तरह के मेथड्स होते हैं, जैसे या तो हम करें फुल फेस मेथड। फुल फेस मेथड का मतलब क्या है, जब ये आपने ऊपर पढ़ा था कि अगर टनल अगर हमको स्मॉल खोदनी है, ठीक है, सपोज कोई ग्राउंड है, ग्राउंड में हमको स्मॉल डायमीटर की टनल खोदनी है, तो हम क्या करेंगे कि एक बार में हम पूरे के पूरे सरफेस में, जैसे ये हमारा ग्राउंड है, हम पूरे के पूरे सरफेस में एक बार में यहाँ पर चार्ज अपने लगा देंगे और इसको एक्सप्लोड कर देंगे और जैसे ही ब्लास्ट होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैविटी क्रिएट हो जाएगी और पूरा का पूरा फुल फेस ऑफ टनल बन जाता है। तो ये हमारा फुल फेस मेथड। द फुल फेस मेथड इज नॉर्मली सिलेक्टेड फॉर ए स्मॉल टनल हुज डायमेंशन डू नॉट एक्सीड 3 मीटर। ठीक है, क्योंकि हम छोटे डायमीटर का अगर हम टनल खोदेंगे तो आसपास की रॉक को कोई असर नहीं पड़ेगा, ये टनल के अंदर नहीं गिरेगी। ठीक है, और हमारी रॉक स्टेबल रहेगी, इसलिए हम एक बार में पूरा का पूरा टनल का सेक्शन खोद सकते हैं। एन इंटरसेक्शन ऑफ अ टनल इज टैकल्ड एट वन टाइम एंड इट इज नॉट वेरी स्टेबल फॉर अनस्टेबल रॉक। अगर रॉक हमारी अनस्टेबल होगी तो अगर हम छोटा टनल का फेस भी खोद रहे हैं तो भी रॉक्स उसमें टनल के अंदर गिर जाएगी और हमारी प्रोफाइल बिगड़ जाएगी, हमारी प्रोफाइल तब सर्कुलर ना होकर के ऐसे बेकार सी प्रोफाइल बन जाएगी। दूसरा मेथड है कि हेडिंग एंड बेंचिंग। ठीक है, हेडिंग एंड बेंचिंग क्या है कि जैसे हमको ये इतने डायमीटर की टनल एक्सकेवेट करनी थी, ये डायमीटर, और हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने क्या किया, पहले ऊपर के पोर्शन कुछ ऐसा, सपोज पहले प्रोफाइल था तो हमने क्या किया, पहले इतना आगे का पोर्शन ये एक्सकेवेट किया जिसे हम कहते हैं हेडिंग। ठीक है, जब ये हेडिंग हो गया तो एक तरह से हमने क्या किया, हमने इतने छोटे डायमीटर की टनल ही एक्सकेवेट की, तो डायमीटर छोटा है तो रॉक आसपास की स्टेबल रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इतना एक्सकेवेशन किया और हमने तुरंत सपोर्ट सिस्टम लगा दिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट कर दिया इस जगह पर पूरा। ठीक है, ताकि रॉक आसपास की गिरे नहीं, और हमने तुरंत यहाँ पर रॉक बोर्ड लगा दिया ऐसे ऐसे करके। अब क्या है कि रॉक नहीं गिरेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो नीचे का बेंच है, ये जो है पोर्शन, ये बेंच, अब हम इसको एक्सकेवेट करेंगे, यानी यहाँ पर हम ब्लास्ट करेंगे और जब ये पूरा ब्लास्ट हो जाएगा तो क्या पूरा का पूरा ये सेक्शन ऐसे बन जाएगा, बड़ा सा डायमीटर। तो इसे हम कहते हैं हेडिंग एंड बेंचिंग। हेडिंग बेंचिंग हम क्या कर रहे हैं कि पूरा का पूरा एक बार में टनल एक्सकेवेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सपोज अगर हमको 20 मीटर की टनल का एक्सकेवेशन करना है और हम किसी ग्राउंड में ऐसे 20 मीटर का एक्सकेवेशन कर देंगे तो क्या होगा कि पूरी की पूरी रॉक गिर जाएगी। ठीक है, पूरा का पूरा जो ग्राउंड है अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा करो, केवल पहले हम, अगर हमको 20 मीटर बनाना है तो ऐसा करो कि पहले हम थोड़ा सा बनाओ, इतना 10 मीटर ही खोदो,
ठीक है। तो अभी क्या है 10 मीटर खोदने पर क्या है कि बाकी सब जगह तो रॉक है, अनस्टेबल नहीं हुआ, उसको लगा कि यार छोटा सा गड्ढा तो होता है। लेकिन फिर क्या किया हमने, यहाँ पर पूरा सपोर्ट इंस्टॉल किया, आसपास की रॉक को स्टेबल कर दिया और फिर हमने बेंचिंग को भी यहाँ पर एक्सकेवेट कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, बेंचिंग एक्सकेवेट करेंगे और यहाँ पर भी हम सपोर्ट लगा देंगे, शॉर्ट कटिंग कर देंगे, तो हमको एक पूरी प्रोफाइल मिल जाएगी। तो इस मेथड को हम कहते हैं हेडिंग और बेंचिंग। तो हम कब यूज करेंगे, जब हमको बड़ी प्रोफाइल यानी बड़ा सेक्शन चाहिए और यह आसपास की रॉक बहुत अनस्टेबल हो, कि अगर हमने बड़ा एक्सकेवेशन करने पर अनस्टेबल हो जा रही है तो हम छोटा छोटा करके उसमें एक्सकेवेशन करेंगे। इसे हम कहते हैं हेडिंग एंड बेंचिंग। इन दिस मेथड heading top or upper half of the tunnel is bored first and then the bench or bottom follows. The heading portion lies 3.7 meter to 4.6 meter ahead of the bench portion। ठीक है, ये कुछ 3.7 मीटर या 4.6 मीटर के आसपास रहता है। अगला मेथड क्या है, ड्रिफ्ट मेथड। ड्रिफ्ट मेथड में क्या करते हैं, ए ड्रिफ्ट इज ए स्मॉल टनल मेजरिंग 3 मीटर क्रॉस 3 मीटर which is driven into the rock and whose section is widened and subsequent process till it equates that of a tunnel। ड्रिफ्ट मेथड में क्या करते हैं कि अगर हमको कि बड़ा सा सेक्शन एक्सकेवेट करना है तो हम पहले एक छोटा सा 3 मीटर क्रॉस 3 मीटर की छोटी टनल खोदते हैं। ठीक है, वो छोटी टनल क्या करेगी, जैसे कि यहाँ देखिए हमको इतना बड़ा एक्सकेवेशन करना था। ठीक है, मतलब सपोज ये है 20 मीटर का और ये है कुछ 30 मीटर का। अब अगर हम एक बार में इतना ज़्यादा एक्सकेवेशन करेंगे तो आसपास की पूरी रॉक तो हिल जाएगी, तुरंत गिर जाएगी। तो हमने क्या किया, पहले हमने स्मॉल ड्रिफ्ट ये इसको खोदा। ठीक है, ये इसको ड्रिफ्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि देख लेंगे कि हमारी रॉक स्टेबल है कि नहीं। हम ड्रिफ्ट के अंदर घुसे और हमने आसपास की रॉक को स्टेबल किया और देखा कि रॉक अनस्टेबल है कि स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो हम क्या करेंगे, आगे यहाँ से और यहाँ से इसको और स्लैश करके एक्सकवेट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह क्या है टॉप ड्रिफ्ट होता है, यानी कि हमने ऊपर से ड्रिफ्ट किया, केवल इतना पोर्शन एक्सकवेट किया, उसके एक्सकवेट करने के बाद हमने क्या किया, चारों जितने भी दीवारें बनी यहाँ पर हमने शॉर्ट कटिंग कर दी और रॉक बोर्ड लगा करके इसको स्टेबल कर दिया। और साथ ही साथ आगे जाकर ये भी देख लिया कि रॉक आगे स्टेबल है, हार्ड है कि सॉफ्ट रॉक है। तो ये हम कुछ ड्रिफ्ट करते हैं। ये ड्रिफ्ट देख लिया, इफ द क्वालिटी ऑफ रॉक इज पुअर और इफ इट कंटेन्स एक्सेसिव वाटर दिस इज डिटेक्टेड इन एडवांस एंड करेक्टिव मेजर्स कैन देन बी टेकन। यानी क्या है कि अगर हमने ड्रिफ्ट बनाया, देखा आगे की रॉक हमारी पुअर है, पुअर रॉक इसका मतलब हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले से ही तैयार रखते हैं खूब सारे रॉक बोर्ड, खूब सारे शॉर्ट गेट और गर्डर। ठीक है, ताकि अब जैसे ही खुदाई करें तुरंत सारे सपोर्ट सिस्टम को लगा दें। और दूसरी चीज़ कि आगे अगर कहीं पानी है, पानी अगर एकदम से वाटर अगर टनल के अंदर आने लग जाएगा तो हमारी टनल क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि वाटर प्रेशर काफ़ी हाई होता है और आसपास की दीवार को तोड़ देता है। तो हम ये कर सकते हैं कि पहले से हम वाटर प्रूफिंग अपना मेम्ब्रेन लगा दें, जो हमने ऊपर पढ़ा था जियो टेक्सटाइल मेम्ब्रेन थी, वो पानी को टनल के अंदर आने से रोकती है। तो हम ड्रिफ्ट एक छोटी टनल बना करके आगे का जायजा ले रहे हैं। ठीक है, कि आगे की रॉक कैसी है, अगर रॉक अच्छी है तो कम सपोर्ट लगाएंगे, रॉक बेकार तो ज़्यादा सपोर्ट लगाएंगे। और इट आल्सो असिस्ट इन वेंटिलेशन ऑफ टनल। ठीक है, वेंटिलेशन करने की, जैसे सपोज कि हमको ये कोई हिल थी और हमको इतनी छोटी टनल बनानी है, लेकिन ये टनल का साइज बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से एक ड्रिफ्ट बनाएंगे, ये एकदम छोटा सा ड्रिफ्ट बना करके आगे से पूरा बाहर तक निकल जाएंगे। इससे क्या है कि एक ओपन कैविटी तो बन गई, भले ही वो हमको 20 मीटर की नहीं मिल पाई, लेकिन चलो 3 मीटर की तो मिल गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी पूरा पोर्शन एक्सकवेट करेंगे। अब ये एक्सकवेशन करने के लिए क्या है कि हमको यहाँ से पहले कैविटी मिल चुकी है, तो एयर का वेंटिलेशन यानी एयर का सर्कुलेशन तो होने लग गया, तो हमको अलग से ब्लोअर या अलग से एग्जॉस्ट लाने की जरूरत नहीं पड़ी टनलिंग के दौरान। तो ड्रिफ्ट मेथड का हमको ये भी फायदा मिल जाता है। ठीक है, और ये ड्रिफ्ट कई तरह के होते हैं, बॉटम, टॉप, सेंटर या साइड ड्रिफ्ट। दूसरा है पायलट टनल मेथड। पायलट टनल में क्या है, दिस मेथड नॉर्मली इन्वॉल्व द डिगिंग ऑफ टू टनल्स नेमली ए पायलट टनल एंड ए मेन टनल। अब जो हमको मेन टनल जिसको एक्सकेवेट करना है उसके बगल में हम क्या करते हैं, एक पायलट टनल पहले वो एक्सकेवेट करते हैं। तो पायलट टनल एक छोटी सी टनल होती है, ठीक है, ताकि लोग अंदर जा सके। और मेन टनल जब हम एक्सकेवेट करें तो उससे निकलने वाला मक उसको हम इस पायलट टनल के थ्रू बाहर निकाल सके। या साथ ही साथ वेंटिलेशन में भी हमको ये पायलट टनल हेल्प करती है। तो जब भी हमको मेन टनल खोदना है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, पायलट टनल बनाएंगे और उसको हम क्रॉस पैसेज, ये जो क्रॉस देख रहे हैं, क्रॉस पैसेज के थ्रू जोड़ देंगे मेन टनल से। तो देख लेते क्या है। तो द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पायलट टनल यूजुअली मेजर्स अबाउट 2.4 मीटर टू 2.4 मीटर, क्योंकि ये तो हमारी मेन टनल तो है नहीं, यहाँ से हम सिर्फ इतना ही यूज कर रहे हैं कि गाड़ी अंदर जा सके और मक उठा करके बाहर आ सके या कोई इंसान अंदर जा सके। तो इसलिए हम पायलट टनल पहले बनाते हैं और उसके बाद हम मेन टनल बनाते हैं। द पायलट टनल ऑफर्स फॉलोइंग एडवांटेजेस, इट हेल्प्स इन रिमूविंग द मक फ्रॉम मेन टनल क्विकली और इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग प्रॉपर वेंटिलेशन एंड लाइटिंग इन द मेन टनल। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि जब हमने पायलट टनल पहले बना दी तो जब हमको मक निकालना है, हमने एक्सकेवेशन किया, मक यहाँ से निकाला। अब हमने एक्सकेवेशन अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं तो हम मक इतना वापस पूरी गाड़ी इतना मेन टनल तक नहीं जा रही, सिंपली यहाँ से क्रॉस पैसेज आया और पायलट टनल पर निकल गई। तो मेन टनल में केवल इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल की जो मक निकालने वाली गाड़ी है, बस इतने में क्रॉस पैसेज में आ गए तो लोग फिर से आकर के अगला काम करना शुरू कर दिए। तो पायलट टनल ने क्या किया, क्विकली मक रिमूव कर दिया
और दूसरी चीज, अगर पायलट टनल पहले से बनी हुई है तो वेंटिलेशन की दिक्कत नहीं है। हम यहाँ तक पहुंचे तो हमको पहले से एक पैसेज मिला है जहाँ से वेंटिलेशन के लिए हमको एयर मिल पा रही है पायलट टनल के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा पायलट टनल मेथड। अब ये कौन कौन से 4 मेथड पढ़े हमने? सबसे पहले तो हमारा था फुल फेस। फुल फेस मेथड कब है? जब हम छोटा एक्सकेवेशन करने वाले हैं और या तो फिर हमारी रॉक बहुत अच्छी है कि एक्सकेवेशन करने पर वो गिरे नहीं, तब हम एक बार में पूरा का पूरा फेस तोड़ के निकाल के टनल बना देते हैं। दूसरा है हेडिंग बेंचिंग। अगर हमारी रॉक बहुत बेकार है, बहुत अनस्टेबल है, तो हम एक साथ पूरा एक्सकेवेशन टनल का नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, पार्ट में एक्सकेवेशन करते हैं। पहले ऊपर के पार्ट को एक्सकेवेट किया, सपोर्ट लगा दिया, और उसके बाद जब सपोर्टेड हो गई रॉक तो नीचे के पार्ट को एक्सकेवेट किया, जिसको हम बेंचिंग कहते हैं। तो हेडिंग एंड बेंचिंग ऐसे हो गया। फिर हम करते हैं ड्रिफ्ट मेथड। हम क्या करते हैं, पहले से ड्रिफ्ट करके आगे की रॉक का जायजा ले लिया कि अनस्टेबल है, पुअर है, हार्ड है या वाटर है। अगर नहीं है तो आगे बढ़ गए, अगर है तो करेक्टिव मेजर्स पहले अपना लिए। दूसरी चीज ड्रिफ्ट मेथड में क्या है कि हमको वेंटिलेशन मिल गया। और उसके बाद चौथा मेथड क्या था, पायलट टनल मेथड। उसमें हम पहले से ही पायलट टनल बना के रखे ताकि जब मेन टनल, जब बड़ी टनल बनाए तो उसको मक रिमूविंग के लिए हमको पैसेज मिल गया और साथ साथ एयर वेंटिलेशन के लिए भी हमको पैसेज मिल गया। तो ये कोई 4 मेथड है हमको टनलिंग करते समय। अब देखते हैं कि वेंटिलेशन ऑफ टनल क्या होता है। तो वेंटिलेशन ऑफ टनल के लिए आप ये वीडियो देख लीजिएगा खुद से। जो चीज़ पढ़ने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो वेंटिलेशन 2 बार हम करते हैं। एक तो पहले बार जब टनल को कंस्ट्रक्ट करना होता है तब हमको वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब हम ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं तो ब्लास्ट करने पर जो फॉल गैसेस बनी, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हमारे लिए हानिकारक है। तो हमने क्या किया कि ब्लास्ट करने के बाद आधा घंटा रुके और उस आधे घंटे के दौरान हमने ब्लोअर और एग्जॉस्ट चलाया। वो ब्लोअर और एग्जॉस्ट क्या करते हैं, जितने भी फॉल गैसेस है उनको बाहर निकालते हैं। और कुछ डी डस्टर्स रखे। डी डस्टर्स क्या करते हैं, डी डस्टर्स जितने भी डस्ट प्रोड्यूस हुआ उन सबको हटा देता है। जब ये आधे घंटे में सारी चीजें हट जाती हैं तो आदमी फिर अंदर जाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या बना। अगर सही बना तो ठीक है, अगर बेकार बना तो हम उसमें करेक्टिव मेजर्स अपनाते हैं। तो वेंटिलेशन को करना पड़ता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और दूसरा वेंटिलेशन को तब करना पड़ता है ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी जब पूरी टनल बन गई, ठीक है, पूरा सपोर्ट लग गया, अब उसको ऑपरेशन में लाना है, अब वहाँ पर गाड़ियाँ चलानी है, वहाँ पर रेल्स चलानी है, तब हमको वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके हैं? पहला तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ventilation during tunnel construction is needed so to provide external air required to dilute the pollutants produced and to blow out fall gases generated after explosion। यहाँ पर आप देख लेते हैं फिगर में क्या है कि हमने ये टनल कंस्ट्रक्ट किया इधर, और बाहर से एक्सियल फैन के थ्रू हम एयर ब्लो कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेश एयर है ये। फ्रेश एयर क्या होगी, ब्लो करके यहाँ की जितनी फॉल गैसेज है उन सबको बाहर निकाल देगी। ठीक है, और ये क्या है, जब आपका रोड हेडर काम कर रहा है तो रोड हेडर क्या करता है कि आपके रॉक को तो तोड़ता है, ये साथ में एकदम छोटे छोटे पार्टिकल डस्ट बनाता है। जो डस्ट है वो इस डी डस्टर के पाइप के थ्रू निकल कर बाहर निकल जाएंगे। तो ये वेंटिलेशन की एक प्रक्रिया हो गई हमारे कंस्ट्रक्शन के दौरान। ऑपरेशन के दौरान क्या क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर हमने टनल बना दी। ठीक है, ये टनल, अब यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ चलेंगी उन गाड़ियों से निकलेगा धुआं। अब टनल क्या है कि चारों तरफ से कन्फाइंड है, अगर हमने वेंटिलेशन नहीं दिया तो पूरी टनल में गाड़ियों का धुआं ही भर जाएगा। तो हमको टनल के अंदर वेंटिलेशन करना पड़ेगा ऑपरेशन के दौरान भी। यानी जब गाड़ियाँ चलें तो हम क्या करते हैं, ऑपरेशन में कई तरीके होते हैं। या तो हम लॉन्गिट्यूडनल वेंटिलेशन दें। तो लॉन्गिट्यूडनल वेंटिलेशन में क्या है कि हमने टनल की छत पर, टनल के रूफ पर कुछ एक्सियल फैंस लगा रखे हैं ये। ठीक है, ये एक्सियल फैन क्या करेंगे कि बाहर की फ्रेश ओवर एयर को सक करेंगे और आगे थ्रो करेंगे। इससे क्या होगा कि फ्लो एयर, फ्रेश एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा टनल के अंदर। जितना भी पॉल्यूटेंट निकला गाड़ियों से वो बाहर निकल जाएगा एक्सियल फ्लो के थ्रू आने वाली फ्रेश एयर से। ठीक है, तो अंदर हमारा वेंटिलेशन बना रहा है। इस तरह के वेंटिलेशन को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेंटिलेशन। इट इज accomplished by using jet fans located along the roof of a tunnel। दूसरा होता है सेमी ट्रांसफर वेंटिलेशन। इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं, इनका धुआं निकल रहा होगा, तो हम क्या करते हैं कि एक ऊपर से एक शाफ्ट जैसा बनाते हैं। ठीक है, इस शाफ्ट से हम क्या करेंगे, फ्रेश एयर थ्रो करेंगे, और यहाँ पर हमने छोटे छोटे होल्स बना रखे होंगे पाइप में, तो फ्रेश एयर क्या होगी, नीचे आ जाएगी। तो इसके थ्रू हम अंदर के टनल में फ्रेश एयर फ्लो कराते हैं। तो ये इसे हम कहते हैं सेमी ट्रांसवर्सल वेंटिलेशन। Semi transversal ventilation uses air ducts to introduce fresh air inside the tunnel to dilute the pollutant। फिर अच्छा, इसमें एक फायदा और भी होता है कि सपोज जैसे ये तो हमने फ्रेश एयर दिया, अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया टनल के अंदर, ठीक है, कहीं आग लगी, तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमने जेट फैन लगाया है इसकी डायरेक्शन उल्टी कर देंगे। तो अब ये एयर को थ्रो करने की जगह पर अंदर से एयर सक करने लग जाएगा। अब यहाँ कहीं ब्लास्ट होगा, जैसे आप नीचे की फिगर में देख लेते हैं, जैसे ये यहाँ कहीं ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ, इस जो एयर है, ये सॉरी जो फैन है, इसको हमने उल्टा सर्कुलेट कराया, तो क्या करेगा कि अंदर से जितना भी एयर है सक करने की कोशिश करेगा, और ब्लास्ट का जितना भी स्मोक है, जितना भी धुआं है, ये पाइप को तो निकल के बाहर आ जाएगा और अंदर हमारी फ्रेश एयर आ जाएगी। तो ये वेंटिलेशन भी हम यूज कर सकते हैं सेमी ट्रांसवर्सल सिस्टम में। So in case of fire, the fires need to be able to reverse their heading direction so to extract the smoke।
अगला मेथड आता है वेंटिलेशन का, ट्रांसवर्सल वेंटिलेशन। इसमें क्या करते हैं कि दो पाइप रखते हैं, एक पाइप से क्या करेंगे कि हम फ्रेश एयर फ्लो कराएंगे, ठीक है। जब हम फ्रेश एयर फ्लो कराएंगे तो सपोज आप यहाँ से देख रहे हैं फ्रेश एयर इस पाइप से आया और ये पूरा टनल की पेरीफेरी से होता हुआ वापस जाएगा ऐसे, और दूसरा पाइप रखते हैं, उससे हम क्या करते हैं पॉल्यूटेंट एयर बाहर निकालते हैं, ठीक है, पॉल्यूटेड एयर। तो ये फ्रेश एयर क्या करेगी, सर्कुलेट करेगी और दूसरे वाले पाइप सर्कमफ्रेंस पूरा सर्कुलेट करके दूसरे वाली पाइप से निकाल करके पॉल्यूटेड एयर को बाहर निकाल देगी। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल वेंटिलेशन। अब इसे हमको दो तरह के फैंस चाहिए, एक वो जो एयर को ब्लो करे और एक वो जो एयर को सक करे, ठीक है। तो इसमें हमको ब्लोअर और एग्जॉस्ट फैन दोनों की जरूरत पड़ती है और हम यहाँ पर दो डक्ट्स बनाते हैं। So transversal ventilation uses separate air ducts to introduce inside the tunnel set flow rates of fresh air and extract the flue air from the tunnel, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक शाफ्ट क्या कर रहा है फ्रेश एयर को इंट्रोड्यूस करा रहा है और दूसरा शाफ्ट क्या कर रहा है पॉल्यूटेड एयर को सक कर रहा है। इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल वेंटिलेशन। उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडनल एंड शाफ्ट वेंटिलेशन। इसमें हम क्या करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सियल जेट तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ में हम शाफ्ट भी लगा देंगे, यानी यहाँ से ऊपर से एक एग्जॉस्ट फैन और एक ब्लोअर फैन, उन दोनों फैंस को लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि आसपास के फ्रेश एयर को भी यहाँ से भी निकाल लेगा लॉन्गिट्यूडनल, और साथ ही साथ ऊपर से भी जो फ्रेश एयर है उसका सर्कुलेशन भी बना रहेगा। इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड शाफ्ट वेंटिलेशन, यानी दोनों चीज़ों का यूज कर रहा है। और फिर हमारा लास्ट टॉपिक है टनलिंग में लाइटिंग ऑफ टनल्स। देखिए अब टनल क्या है कि जैसे आपने कहीं हिल में टनल बनाया, ठीक है, तो गाड़ी क्या करेगी जैसे ही टनल में जाएगी, अगर सपोज आपने वहां पर कोई भी टनल में लाइटिंग ना की हो तो उसे क्या दिखेगा, टनल एक पॉइंट दिखेगा, ठीक है, एक अंधेरे जैसी चीज दिखेगी। तो एकदम से लाइट से आने वाली गाड़ी जैसे ही टनल में घुसेगी तो उसको अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि टनल तो पूरा अंधेरा है। और अगर आपने लाइटिंग बहुत ज्यादा नहीं रखी, आपने सिर्फ उतना रखा कि यहाँ कुछ चीजें दिखें, तो हमारी आंखें भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। जैसे आप धूप से कभी आते हैं घर पे और दरवाजा खोलते हैं तो क्या दिखता है, कुछ नहीं दिखता, क्योंकि आपकी आंखें एडजस्ट नहीं कर पाती एकदम से कम लाइट को, उसको कुछ टाइम लगता है तब आप जाके कुछ चीज़ें देख पाते हैं आसपास की क्या है। तो वैसे ही केस होता है टनल्स पे। जब आपकी गाड़ी बाहर से आती है, हाईवे से आती है, तो काफ़ी मात्रा में लाइट रहती है, तो आपकी आंखें अधिक लाइट के लिए एडजस्टेड रहती हैं, और जैसे ही आप टनल्स के अंदर गए लाइट कम हो गई तो आपकी आंखें एडजस्ट नहीं हो पाती। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि टनल के अंदर जैसे एंट्री पॉइंट होगा वहां पर आपको खूब सारी लाइटिंग करनी पड़ेगी ताकि आपकी आंखें एडजस्ट कर सके। और उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम अपनी लाइटिंग को कम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमारी आंखें लगभग एडजस्ट हो गई हैं और हम अब कम लाइट में चीज़ों को देख सकते हैं, आगे गाड़ी कौन सी चल रही है हम उसको नज़र में ला सकते हैं। तो इसलिए जब हम आगे जाएंगे तो हमको लाइटिंग की जरूरत कम पड़ेगी, और जब हम एग्जिट पॉइंट में आएंगे तो आपको पता है कि एग्जिट पॉइंट में हमको फिर से काफ़ी ज़्यादा लाइट मिलने वाली है, तो हमारी आंखें एडजस्ट रहती हैं और हमको इतनी ज़्यादा लाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो लाइटिंग ऑफ टनल्स में क्या है, गुड लाइटिंग allows user to enter, pass through and exit the enclosed section safely and comfortably. Human eyes need more time to adapt from brightness to darkness than the reverse, ठीक है। During this period of adaptation, the distance traveled is a critical factor, यानी जिस समय हमारी आंखें अडेप्ट कर रही हैं उस समय सबसे ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन है, क्योंकि हमको कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। तो हमको टनल में लाइटिंग ऐसे करनी चाहिए, ऑन एंटरिंग द लाइटिंग इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ टनल मस्ट बी रिलेटेड टू द एडेप्टेशन ऑफ द आई, ठीक है, कि हमारी आई अडाप्ट कर सके इस डार्कनेस को। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने अपने पूरे स्ट्रेच को, जो टनल का स्ट्रेच है, उसको 5 जोन्स में डिवाइड कर दिया। जैसे ये आपकी टनल बनी हुई है, टनल में ये आपका एंट्री पोर्टल है, ठीक है, और टनल का ये एग्जिट पोर्टल है। तो सबसे पहले तो होता है आपका एक्सेस जोन। एक्सेस जोन क्या है, जब आप टनल की तरफ एक्सेस कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, उस समय जो आउटसाइड की लाइट होगी तो काफ़ी ज़्यादा लाइट होगी, और उसके बाद जैसे ही आपने एंट्री किया, एंट्री करते ही आपको मिल गया थ्रेश होल्ड जोन, क्रिटिकल जोन। क्रिटिकल जोन क्यों, क्योंकि आप एकदम से हाई लाइट से टनल के अंदर घुस रहे हैं अंधेरी जगह पर, तो यहाँ पर आपका क्रिटिकल जोन है, इस जोन को हम बोलते हैं थ्रेश होल्ड जोन, और यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा लाइटिंग की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बाहर की लाइट ज़्यादा थी, तो हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइटिंग करते हैं। इसके बाद आता है ट्रांजिशन जोन, ठीक है। ट्रांजिशन जोन क्यों, क्योंकि अब आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट यहाँ से मिल रही थी थ्रेशोल्ड जोन तक, अब आपको इंटीरियर में जा रहे हैं, यानी टनल के एकदम मिडिल पोर्शन पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर कम लाइटिंग की जरूरत में भी आप गाड़ी चला लेंगे। तो ट्रांजिशन जोन क्या करता है, थ्रेश होल्ड जोन से लेकर के आपके इंटीरियर जोन तक लाइट को धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, ठीक है। हम डिक्रीज क्यों कर रहे हैं, लाइट लगाए रखे पूरे एकदम हाई ब्राइटनेस, क्या है कि हमारा खर्चा बढ़ जाएगा ना। हम क्यों पूरे टनल में इतना हाई ब्राइटनेस करके रखे जबकि हम कम ब्राइट में भी अपनी गाड़ियाँ चला सकते हैं, तो ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हम कम लाइट पे काम चला लें, इसलिए इंटीरियर पोर्शन जो कि काफ़ी लंबा पोर्शन रहता है टनल का, वहाँ पर एक प्रॉपर लाइटिंग रखते हैं। देखिए यहाँ पर लाइटिंग का जो बना रखा है सिंबल, वो काफ़ी दूर दूर है, ठीक है, मतलब हमने एक तरह से ठीक ठाक लाइटिंग दे रखी है। लेकिन थ्रेश होल्ड जोन पे देखिए कितना पास पास लाइटिंग चल रही है, यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा लाइट दे रखी है। और ट्रांजिशन जोन क्या करते हैं कि धीरे धीरे ये लाइटिंग के डिस्टेंस को बढ़ाते हैं ताकि इंटीरियर जोन तक एकदम काफ़ी स्पेशियस लाइटें मिले, ठीक है। तो ट्रांजिशन जोन के बाद आता है इंटीरियर जोन। यहाँ पर हम कांस्टेंट लाइटिंग के लिए एक कांस्टेंट स्पेस रखते हैं लाइट्स के बीच में,
और उसको हम कहते हैं इंटीरियर जोन। यहाँ पर हमारी आंखें अडेप्ट कर चुकी हैं कम प्रकाश को। और उसके बाद आता है हमारा एग्जिट जोन। एग्जिट जोन में क्या है कि हम लाइट एकदम कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे पूरा प्रकाश आने वाला है, तो हमारी आंखें पहले से ही अडेप्ट हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइटों की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये पूरे स्ट्रेच को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं: एक्सेस, थ्रेशोल्ड, ट्रांजिशन, इंटीरियर और एग्जिट जोन। अब जैसे हम डे टाइम की बात करें, ठीक है, अब डे टाइम में क्या है, सबसे ज़्यादा लाइट चाहिए थ्रेशोल्ड जोन में। तो देखिए थ्रेशोल्ड जोन में हमको लाइटिंग की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। ट्रांजिशन जोन में क्या है कि लाइटिंग की इंटेंसिटी हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, ठीक है। और इंटीरियर जोन पे क्या है, लगभग हमने कांस्टेंट लाइटिंग रखी, ठीक है। तो ये हमारा डे टाइम का प्रोफाइल है, यानी दोपहर के समय पर टनल के अंदर हम लाइटिंग कैसे बना के रखेंगे। और दूसरी प्रोफाइल होती है हमारी नाइट टाइम लाइटिंग। नाइट टाइम में क्या है कि आप जिस समय टनल के अंदर इंटर कर रहे हैं उसके पहले भी तो आप अंधेरे में ही चल रहे थे, तो आपकी आंखें एकदम हाई ब्राइटनेस से लो ब्राइटनेस में तो जा नहीं रही, पहले भी बाहर अंधेरा था, टनल के अंदर भी अंधेरा रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि नाइट टाइम में हम सारी स्पेसिंग वाली लाइटें ही जलाएंगे, ठीक है, मतलब कॉन्स्टेंट स्पेसिंग रहेगी। कोई ज़रूरत नहीं है हमको थ्रेशोल्ड जोन बना करके वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग देने के लिए। तो एक्चुअली होता क्या है कि टनल के अंदर हम लाइटिंग तो खूब सारी लगाते हैं, लेकिन उनको जलाना हमारे हाथ में है, ठीक है। हमने लाइटिंग तो खूब सारे पूरे में लगा रखा है, लेकिन अब क्या होगा, जब दिन का समय आएगा तो हम दिन के समय क्या करेंगे कि एंट्री वाले पोर्शन में खूब सारी लाइटें जला देंगे और इंटीरियर वाले पोर्शन पे दो दो लाइट छोड़ करके जलाएंगे। और जब रात का समय आएगा तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे पोर्शन में ही हम दो दो लाइट छोड़ करके जलाएंगे। तो लाइटिंग तो हम पूरे टनल पे करते हैं, बट जलानी क्या है ये हम कंट्रोल रूम से सेट करते हैं कि क्या टाइम चल रहा है, डे टाइम चल रहा है या नाइट टाइम चल रहा है। तो ऐसे हम टनल की लाइटिंग करते हैं। तो टनलिंग आपके चैप्टर में बस इतना ही है, ठीक है।